हेलो एस्पायरेंट्स, हम इस वीडियो लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स को लेके आए हैं। फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से हम पढ़ेंगे, हर एक आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इवन तो फंडामेंटल राइट पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14, एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35, ठीक है। इसमें क्या है कि हम फंडामेंटल राइट्स को बारी बारी से पढ़ेंगे क्योंकि ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे भी स्टेट एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश बिहार में कोई भी एग्जाम हो रहा हो। फंडामेंटल राइट्स हो गए, सिटीजन्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे उससे पहले हमको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, पूरा चैप्टर नहीं हमें समझ में आएगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को। तो उन प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करें, इससे पहले हम आर्टिकल्स को समझें, फंडामेंटल राइट को समझें। फंडामेंटल राइट एक्चुअली है क्या, फंडामेंटल राइट हमें मिला कहाँ से, ठीक है। तो एक एक करके हर आर्टिकल को जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तो बारी बारी से हमारा फंडामेंटल राइट भी क्लियर होता चला जाएगा। अब देखो आर्टिकल नंबर 14 मैंने लिखा हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। आर्टिकल 14 जब आप याद करोगे तो आप ये पॉइंट याद करोगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। ये दो वर्ड हैं, दोनों कहाँ से ओरिजिन हुए इनका। एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का ब्रिटिश ओरिजिन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश ओरिजिन है। भाई देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, सबको पहले इक्वालिटी पे लाना है, इक्वल करो, फिर उसके बाद से लॉ को डिफाइन करो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, ये अमेरिका ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे हर अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के लिए अलग अलग तरीके से लॉ को डिफाइन करना, ठीक है, नॉर्मलाइज करना और फिर उसके बाद से केस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ थोड़ा निगेटिव टर्म है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव टर्म है। ऐसा क्यों है, कह तो दिए मगर है क्यों। इसको तीन तीन पॉइंट में हम डिवाइड किए हैं और तीनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तीनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तीन पॉइंट्स मैंने दोनों पॉइंट टॉपिक में दिए हैं। एक्चुअली मैंने क्या दिए हैं, लक्ष्मीकांत की बुक जो हर कोई प्रीफर करता है, उसी का ये मेजर पॉइंट है जिसको हम देखेंगे। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहले ब्रिटिश ओरिजिन, इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझिए। तीन पॉइंट्स को मैं एक बार बोलता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। देखो प्रिविलेजेस मतलब वो उपाधि देना, या जो लोग जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़े थे बताया ना, ये चंद्रगुप्त हुए और फिर उसके बाद से समुद्रगुप्त हुए, ठीक है, कुमार गुप्ता हुए, चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त वन हुए, ठीक है। ये लोग अपने नाम के आगे एक टाइटल लगाते थे, उनको इस नाम से जाना जाए, महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, विक्रम, ठीक है। इससे इनके नाम को एक उपाधि, इनको इन नाम से जाना जाता था, ठीक। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। जैसे होता था ना, राय बहादुर, बम्बर शेर, बहादुर शेरा, एक अलग अलग टाइटल होता है ना, लोग अपने नाम के आगे लगा लेते हैं भौकाल टाइट रखने के लिए। तो वो सारी चीज़ें किसी को नहीं देनी है। तो ये केस उठा, जो हम भारत रत्न देते हैं, तो ये तो एक टाइटल वो किया जाएगा ना, तो इस पे केस उठा था। इस केस को किया गया कि नहीं, जब नेशन के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, तब तो मान्य है, मगर बिना जब तक अपने से नहीं कोई लगा लेना है कि हम विक्रमादित्य हैं, हम महाराजा धीराज हैं, ये अपने से नहीं लगाना है, ठीक है। नेशन देगी, भारत रत्न दे, जो भी अवार्ड्स हैं। इसको 1977 में मोरारजी देसाई ने बैन किया था, मगर फिर जब इंदिरा गांधी आई तो फिर से भारत रत्न अवार्ड, जो भी अवार्ड्स हैं, इनको फिर से स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, सबको इक्वल वो रहेगा, सबके प्रति कोई भी डिफरेंसेस नहीं हुआ कि एक आदमी है उसके पास पैसा बहुत है, तो पावर बहुत है, मसल पावर है, मनी पावर है, तो उसको एक नाम दे दो, विक्रमादित्य है वो, महाराजा धीराज है वो, समाज में नहीं, ठीक है। उस सब कोई इक्वल है, सब कोई इक्वल है, ठीक है। लॉ के आगे हर कोई इक्वल है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोड। देखो हर आदमी के लिए, चाहे वो अधिकारी हो, सरकारी नौकरी वाला, चाहे वो कोई छोटा किसान हो, सबके लिए एक ऑर्डिनरी एक लॉ है, ठीक है,
और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट के अंदर सब एक समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट ये लिखता है, ठीक है, मतलब चाहे वो खूब पैसे वाला चाहे वो गरीब हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं। कटघरे में कोर्ट में जो लॉ बना हुआ है उसी लॉ को हर आदमी पे लगाया जाएगा, सब कोर्ट के सामने एक समान है। थर्ड पॉइंट, नो पर्सन इज एबव द कोर्ट। अब कोई भी आदमी कानून से बड़ा नहीं है, ठीक है, कोई भी आदमी कानून से बड़ा नहीं है, हर आदमी एक बराबर है, ना तो कोई बड़ा ना तो कोई छोटा, ना तो कोई अमीर ना तो कोई गरीब, ना तो कोई बड़ा नौकरी वाला ना तो कोई छोटा नौकरी वाला, ठीक है। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, ब्रिटिश ओरिजिन है। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। अब हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पॉजिटिव टर्म क्यों कहा जा रहा है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक अमेरिका ओरिजिन टर्म्स है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसमें क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस बोथ इन प्रिविलेज, कंफर्ट एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ। समझो बात को, क्या कहने का मतलब है? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस कहने का मतलब, देखो हमेशा क्या है, अगर दो जगह कोई काम हो रहा है तो दो साइड है, दोनों जगह सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होंगे दोनों का। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट का वेदर कंडीशन डिफरेंट होता है तो सर्कमस्टेंसेस भी अलग होती हैं, ठीक है, वहाँ के भाव भी अलग होते हैं, मौसम भी अलग होता है, ठीक है। दिवाली में कहीं धूप होती है तो दिवाली में कहीं खूब तेज हवा होती है, दिवाली में कहीं ठंड होती है, गर्मी नहीं होती है कहीं किसी भी दिवाली में, हम ये नहीं कर रहे हैं, मतलब उस समय का समझो टेम्परेचर कंडीशन, ह्यूमिडिटी, वेदर कंडीशन अलग अलग होता है, सर्कमस्टेंसेस सबके लिए अलग है ना। तो उस हिसाब से इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट सबके साथ इक्वल ही होगा भल, और इक्वल सर्कमस्टेंसेस पे ले आके, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ ट्रीटमेंट भी इक्वल ही होगा, ठीक है। जैसा सर्कमस्टेंस बनेगा वैसा हम ट्रीटमेंट करेंगे, वैसा लॉ हम लेके आएंगे। ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जैसा सर्कमस्टेंसेस होगा उसी तरह का हम लॉ डिफाइन करेंगे। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोथ इन प्रिविलेज, कंफर्ट एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ। अब इसका मतलब क्या हो गया? सेकंड लाइन का मतलब ये समझो, लायबिलिटीज और प्रिविलेज कंफर्ट का मतलब समझो कि जैसे समझ लो एक आदमी है जो कमाता है 10,000 रुपया, एक आदमी है जो कमाता है 10,000 रुपया और एक आदमी है जो कमाता है 1,00,000 रुपया, ठीक है। एक आदमी कमाता है 10,000 रुपया, उसकी सैलरी 10,000 है, और एक आदमी की सैलरी है 1,00,000 रुपया। अब प्रिविलेजेस, कंफर्ट एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ के द्वारा जो लायबिलिटीज लगाई जाएंगी वो इक्वल ही होंगी, अनइक्वल नहीं होंगी, ठीक है। जो लॉ, जो कानून जो बनेगा, वो जो सर्कमस्टेंसेस, देखो दोनों अलग अलग है ना, एक 10,000 कमा रहा है, एक 1,00,000 कमा रहा है, दोनों का अलग सर्कमस्टेंसेस है, मगर ट्रीटमेंट दोनों के साथ इक्वल ही होगा। इक्वल कैसे होगा? इसको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देखो जो टैक्स लिया जाएगा, जो 10,000 कमा रहा है और 1,00,000 कमा रहा है, समझना बात हो, अगर ये सरकार डिफाइन कर दे कि यार हम 5,000 रुपया लेंगे, हर आदमी से 5,000 रुपया लेंगे, अब 1,00,000 कमाने वाले आदमी को 5,000 रुपया देने में कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। 5,000 तुरंत रुपया निकाल दे देगा, इसे निकालेगा, पकड़ लो, ठीक है। 95,000 में वो उसका लाइफ मस्त कटेगा, ठीक। हर किसी को पता है 1,000 की क्या वैल्यू, इवन स्टूडेंट्स को जरूर पता होगा कि 1,000 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। 1,000 की वैल्यू क्या होती है वो एक स्टूडेंट से पूछो, स्टूडेंट्स की भावनाएं कोई नहीं जान पाता यार, ठीक है। स्टूडेंट्स ही जानता है उसका इमोशन क्या, किस स्टेज पे उसका ब्रेन काम कर रहा होता है जब वो अपने स्टूडेंट लाइफ में होता है। तो छोड़ो ये सब फालतू बात। 5,000 रुपया अगर 10,000 रुपये वाले आदमी से निकालोगे टैक्स, और 5,000 रुपया 1,00,000 वाले से निकालोगे, तो अब जो कमा रहा है, जो 10,000 रुपया कमाया उसके पास अब कितना बचेगा? 5,000 रुपया। और जो 1,00,000 रुपया कमा रहा है उससे 5,000 ले लोगे तो कितना रुपया बचेगा? 95,000, 95,000। तो किसका लाइफ फैमिली कंडीशन ठीक चलेगा? इवन नॉर्मल बात है 95,000 कमाने वाले का। तो यहाँ पे क्या किया है सरकार ने? डाइवर्जन किया है। डाइवर्जन क्या किया है कि कैटेगरी बनाई है कि इतने से ऊपर जितने लोग कमाएंगे उनका इतना टैक्स, इतने से कम जो लोग कमाएंगे उनका इतना टैक्स, इतना जो कमाएंगे उनका टैक्स फ्री, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी गई कि द प्रिविलेज, कंफर्ट एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऐसा होगा कि दोनों पक्ष इक्वल ही हो, कोई अलग ना हो, ठीक है। दोनों पक्ष इक्वल हो, कोई अलग ना हो। ये ना हो कि 1,00,000 कमाने वाला मजा काट रहा है 5,000 रुपये टैक्स देके, और जो 10,000 कमा रहा है वो रो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा।
अब देखो बी पॉइंट क्या कहता है, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरिटी सिचुएटेड, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। सब लोग कोई कंडीशन ऐसी है कि जैसे 10,000 रुपया कमा रहा है, ठीक है, 10,000 रुपया कमा रहा है एक आदमी, उसके ऊपर क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है 5,000 रुपये का, मान लो 5,000 रुपये का उसको टैक्स, 1,000 रुपये का टैक्स देना है, ठीक है। तो सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पर्सन, ऑल पर्सन को ध्यान रखो, ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, और सिमिलरली सिचुएटेड का मतलब जितने आदमी 10,000 रुपया कमाते हैं महीना, ठीक है, उनके ऊपर सेम लॉ लगेगा। मतलब अगर एक आदमी, अगर मैं हूँ 10,000 रुपया कमा रहा हूँ तो 1,000 रुपया टैक्स में दे रहा हूँ, तो मेरे कैटेगरी के जितने बंदे होंगे, ठीक है, जितने लोग 10,000 रुपया कमा रहे होंगे उन सबको 1,000 रुपया ही देना होगा टैक्स। तो वही कह रहा है कि सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सेम सर्कमस्टेंसेज, इक्वल सर्कमस्टेंसेज, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। सर्कमस्टेंसेज भले अलग अलग हों, ठीक है, कोई 10 कमाए, कोई 20 कमाए, कोई 30 कमाए, मगर हम ट्रीटमेंट जो करेंगे वो इक्वल स्टेज पे ले आके करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, द लाइक्स विल बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये समझो कि कोई 1 लाख कमाए चाहे कोई 10,000 कमाए, अगर कानून की बात आएगी तो दोनों को एक ही नज़रिए से देखा जाएगा, कोई सरकारी नौकरी करे चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, दोनों कानून की नज़र में एक ही हैं, ठीक है। किसी के साथ भेदभाव नहीं कि आप पद प्रतिष्ठा मिला है, डीएम है, एसडीएम है, उसको मिला है वो सिविल काम करने के लिए, सिविल सर्वेंट का काम करने के लिए, सिविल सर्वेंट वर्क करने के लिए, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है, वो जस्ट लाइक ए नॉर्मल पर्सन। अगर वो किसी भी काम में कानून उन दो आदमी को ट्रीट करेगा एज ए डीएम, एज ए प्राइवेट एम्प्लॉय, तो दोनों सेम पर्सन है, ठीक है। ये ऐसा हमारे भारत में कानून बना हुआ है। तो आर्टिकल 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों टर्म्स को मैंने अपने तरह से बखूबी से एक्सप्लेन किया, ठीक है, आपके सामने मैंने इस चीज को रखा। अब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से ही इक्वालिटी ऑफ लॉ का टर्म डिफाइन हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का टर्म डिफाइन हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रूल ऑफ लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में, नेक्स्ट डे। हैव अ नाइस डे।